खाना खाते खाते अचानक जतिन के हाथ रुक गए। बराबर वाले कमरे से उसकी मम्मी की आवाज़ आ रही थी। वह बोल रही थी, क्या इसी दिन के लिए मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया था कि एक दिन यह मुझे खून के आंसू रुलाएगा? साहबजादे बड़े हो गए हैं ना, इसलिए अपनी ज़िंदगी के फैसले स्वयं करेंगे। तभी पापा की आवाज़ आई, माँ बाप की अब भला इसे क्या ज़रूरत है? जतिन ने हाथ में पकड़ा रोटी का कौर वापस प्लेट में रख दिया और पानी पीकर उठ गया। क्या बात है जतिन, खाना क्यों छोड़ दिया? और मम्मी पापा सुबह सुबह नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने चाय का कप टेबल पर रखा और जतिन के समीप चेयर पर बैठ गई। जतिन ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप अपना ब्रीफकेस उठाया और बैंक चल दिया। मैं हैरानी से उसे जाता देखती रही। 2 दिन पहले ही मैं अपनी ससुराल से मायके बीएड करने आई थी। जिस क्षण मैंने घर की देहरी पर पांव रखा था, उसी क्षण घर में पसरे तनाव को महसूस कर लिया था। यद्यपि हमेशा की भांति मम्मी पापा ने गले लगाकर मेरे माथे को चूमा था, किंतु उनके माथे पर परेशानी की लकीरें मैंने साफ महसूस की थी। उस समय तो घर पहुंचने के उत्साह में मैंने इस बात को अनदेखा कर दिया था, किंतु शाम होते होते जब जतिन घर आया तो उसका चेहरा देखकर मुझे लगा मेरा अंदेशा गलत नहीं था। अवश्य ही घर में किसी बात को लेकर तनाव था। फिर आज सुबह की घटना, जतिन का भूखे ऑफिस जाना और मम्मी पापा का उसे कोसते रहना, यह सब बातें मेरे संदेह को पुष्टि कर रही थी। जतिन के जाते ही मैं मम्मी के पास गई और पूछा, क्या बात है मम्मी? उधर जतिन बिना खाना खाए बैंक चला गया और इधर आपको और पापा को गुस्सा आ रहा है। आखिर बात क्या है? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? मम्मी बोली, अब तुम्हें क्या बताऊं? इस लड़के ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तुम्हारे पापा ने इसके रिश्ते के लिए एक जगह बात चलाई है। लड़की और उसका परिवार दोनों अच्छे हैं। कल मैंने इसे लड़की की फ़ोटो दिखानी चाहिए तो बोला मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ रखी है। फ़ोटो तक देखने से इनकार कर दिया इसने। अब तुम ही बताओ, मुझे और तुम्हारे पापा को गुस्सा आएगा या नहीं? मम्मी की बात पर मैं सहजता से मुस्कुरा दी। इससे में गुस्सा वाली कौन सी बात है मम्मी? अब जमाना बदल चुका है। अक्सर लड़के लड़कियां अपने जीवन साथी स्वयं चुन लेते हैं। जतिन ने भी ऐसा कर लिया होगा, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? बेकार की बातें मत कर नीलू, समझा दे उसे। उसका विवाह वहीं होगा जहां हम चाहेंगे। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने कमरे में आ गई। शाम को जतिन के बैंक से वापस लौटने पर मैंने उसे आड़े हाथों लिया। क्या मैं अब इतनी पराई हो गई हूँ जतिन कि तुम अब अपने मन की बात भी मुझसे नहीं कह सकते हो? जतिन बोला, सच कहूँ दीदी, अभी रास्ते में मैं यही सोचता आ रहा था कि आज तुमसे सारी बात कहूँगा। अच्छा, अब बता, कौन है वह लड़की जिसे तू पसंद करता है? मैंने उसके लिए चाय का कप टेबल पर रखा और उसके समीप बैठ गई। दीदी, उसका नाम स्वाति है। मेरे साथ बैंक में काम करती है। बहुत अच्छी लड़की है, पर मम्मी पापा ने उसे बिना देखे अस्वीकृत कर दिया। जतिन, मम्मी पापा की बात का बुरा मत मानो। वे दोनों पूरे पुराने ख्यालों के हैं। हम दोनों मिलकर उन्हें मनाने का प्रयत्न करेंगे। अच्छा, पहले यह बताओ, मुझे स्वाति से कब मिलवा रहे हो? जतिन बोला, दीदी, कल रविवार है। शाम 5 बजे स्वाति को मैं क्वालिटी रेस्तरां में बुला लेता हूँ। वहीं पर मिल लेना आप। अगले दिन 5 बजे मैं और जतिन क्वालिटी रेस्तरां पहुँचे। जब तक जतिन कॉफ़ी का ऑर्डर करता, एक गोरी चिट्टी सुंदर सी लड़की हमारे करीब आकर खड़ी हो गई। जतिन ने हमारा परस्पर परिचय कराया। स्वाति ने तुरंत झुककर मेरे पांव छू लिए। कॉफ़ी पीते हुए मैं उसके परिवार से संबंधित हल्के फुल्के प्रश्न पूछती रही, जिनका वह सहज उत्तर देती रही। मैंने उससे पूछा, तुम जानती ही होगी, मम्मी पापा तुम्हारे और जतिन के विवाह के लिए राजी नहीं हैं। ऐसे में जतिन तुम्हें छोड़कर उनकी पसंद की लड़की से विवाह कर ले तो तुम क्या करोगी? वह बोली, दीदी, यह तुम क्या? जतिन ने मुझे टोकना चाहा, किंतु मैंने उसे खामोश रहने का संकेत दिया और अपना प्रश्न दोहरा दिया। स्वाति के चेहरे पर मुझे पीड़ा के भाव दिखाई दिए। वह धीमे स्वर में बोली, मैं भला क्या कर सकती हूँ? कहीं आत्महत्या जैसा मूर्खतापूर्ण कदम तो नहीं उठा लोगी तुम? नहीं नहीं दीदी, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ। जिंदगी में मैं संघर्ष करना अच्छी तरह जानती हूँ। आत्महत्या तो कायरों का काम है। ऐसा करके अपने माँ बाप और भाई को जीते जी नहीं मार सकती। स्वाति का जवाब सुनकर मुझे अच्छा लगा। प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर मैं बोली, मुझे अपने भाई की पसंद पर गर्व है। मैं तुम दोनों को मिलाने का पूरा प्रयास करूंगी।
कॉफ़ी पीकर हम लोग उठ खड़े हुए। रास्ते में जतिन बोला, दीदी स्वाति आपको कैसी लगी? बहुत सुंदर, बहुत समझदार, तुम्हारी शादी उसी से होनी चाहिए, मैंने जवाब दिया। मेरा जवाब सुनकर जतिन के मन को कुछ राहत अवश्य मिली। एक दिन मैं कॉलेज से वापस लौटी तो स्वाति मेरे साथ थी। मम्मी से उसे मिलवाते हुए मैंने कहा, मम्मी यह स्वाति है, राहुल की बुआ की लड़की। पिछले माह इसकी हमारे शहर में नौकरी लगी है। माँ ने स्वाति से पूछा, बेटी तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मम्मी पापा तो दिल्ली में है, मैं यहाँ हॉस्टल में हूँ। मेरे सिखाए हुए जवाब स्वाति ने मम्मी को दोहरा दिए। इसे अपना ही घर समझना, माँ बोली। जब भी मन करे आ जाना, मम्मी ने चलते हुए स्वाति से कहा। उसके बाद स्वाति का हमारे घर आना जाना शुरू हो गया। मम्मी से उसकी खूब पटने लगी थी। 2-4 दिन भी वह नहीं आती तो मम्मी उसके बारे में अवश्य पूछ कर मुझे परेशान कर देती थी। एक दिन लंच टाइम में स्वाति घर पर आई। मैं उस समय कॉलेज गई हुई थी। जो ही वह गेट खोलकर अंदर घुसी, उसे सीढ़ियों पर से मम्मी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वह तेजी से उस ओर लपकी। मम्मी सीढ़ियाँ उतरते हुए फिसल गई थी। स्वाति ने उन्हें सहारा देकर उठाया। मम्मी के बाएं हाथ में चोट आई थी, हाथ हिलाने में भी तकलीफ हो रही थी। स्वाति ने तुरंत टैक्सी की और उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। एक्सरे लेने के बाद डॉक्टर ने हाथ पर कच्चा प्लास्टर चढ़ा दिया। शाम को हम जब मम्मी का हाथ देख घबरा गए। सारी बात बताकर मम्मी बोली, स्वाति बहुत अच्छी लड़की है। उसने जिस जिम्मेदारी के साथ मेरी देखभाल की, मुझे विश्वास है वह जिस घर भी जाएगी बहुत भाग्यशाली होगी, जहाँ वह बहू बनकर जाएगी। मैंने जतिन की तरफ मुस्कुराकर देखा। बोली, मम्मी क्यों न हम अपने ही घर की को भाग्यशाली बना डालें? अरे मेरे बस में होता तो कब का बना चुकी होती, परंतु इसे भी तो अक्ल आए ना। पता नहीं कौन सी लड़की पसंद किए बैठा है। मम्मी ने जतिन की तरफ गुस्से से देखा। मैंने मम्मी के गले में बाहें डालकर कहा, ओह मम्मी इतनी निराश क्यों होती हो? तुम्हारा लड़का बहुत अक्लमंद है, इसने स्वाति को ही पसंद कर रखा है। क्या मतलब? मम्मी चौंक उठी। मतलब यह मम्मी कि स्वाति राहुल की बुआ की लड़की नहीं है, यह वही लड़की है जिसे जतिन ने पसंद कर रखा है। मैंने मम्मी को शुरू से अंत तक सारी बातें बताई और कहा, आपने और पापा ने तो बिना देखे ही लड़की रिजेक्ट कर दी थी। मेरे पास उसे आपसे मिलवाने का कोई और रास्ता नहीं था। अभी मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, तभी पापा कमरे में आ गए। सुना आपने, नीलू कह रही है। मम्मी अभी भी मेरी बात से अचंभित थी। मैंने सब सुन लिया है, इस बार में हम कल बात करेंगे, पापा ने कहा। पापा को शायद सोचने के लिए समय चाहिए था। अगले दिन तक मैं और जतिन पसोपेश की स्थिति में रहे। पापा के जवाब पर ही हमारी सारी उम्मीदें टिकी थीं। रात को डाइनिंग टेबल पर पापा बोले, जतिन तुम्हें स्वाति पसंद है तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। उसे अपने घर की बहू बनाकर हम भी खुश होंगे, परंतु लड़की वालों से बात करने हम नहीं जाएंगे, उन्हें हमारे घर आना होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है पापा, वही लोग आपसे बात करने जरूर आ जाएंगे। जतिन फ़ोन की तरफ लपका। अवश्य ही वह स्वाति को यह खबर सुनाना चाहता होगा। रविवार शाम को स्वाति के मम्मी पापा हमारे घर आए। चाय पीते हुए पापा बोले, भाई हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं, आप सगाई की तारीख निकलवा लें। देखिए भाई साहब, खुलकर बातें करना अच्छा होता है। आपकी कोई डिमांड तो नहीं है? स्वाति की मम्मी ने पूछा। पापा बोले, डिमांड तो कोई नहीं है, हाँ शादी बढ़िया से होनी चाहिए। यो भी आप लोग वो में लड़की के विवाह में नगद रुपया तो चलता ही है। स्वाति के पापा के चेहरे पर उलझन के भाव आ गए। मैं आपका मतलब नहीं समझा। पापा बोले, मैं समझाता हूँ। अगर जतिन और स्वाति एक दूसरे को प्रेम न करते तो आप लोग स्वाति के लिए अपनी ही बिरादरी में लड़का ढूंढते। तब क्या आपको उसके विवाह में नगद रुपया नहीं देना पड़ता? जो रुपये आप तब देते वही रुपये आप हमें अब दे दीजिए। पापा यह आप क्या कह रहे हैं? जतिन हैरान सा हो उठा। उसे पापा से यह उम्मीद नहीं थी। मम्मी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर देखा। जतिन बड़ों के बीच में तुम मत बोलो। भाई साहब आप स्पष्ट बता दें तो अच्छा रहेगा। कितना रुपया आप चाहते हैं? स्वाति के पापा ने पूछा। अधिक नहीं, कम से कम 2 लाख तो आपको देना ही चाहिए। पापा और मम्मी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। जतिन का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा था। वह उठकर कमरे में चला गया। जतिन के जाने के बाद स्वाति के मम्मी पापा भी उठकर खड़े हो गए। भाई साहब
घर में सलाह करके हम आपको जल्दी ही बताएंगे। उन लोगों के जाने के बाद जतिन चिल्लाया, पापा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप लोग इतनी छोटी बात करेंगे। देखो बेटा, हमने तुम्हारी बात मान ली, तुम्हारी पसंद की लड़की से तुम्हारा विवाह कर रहे हैं। अब विवाह में क्या होगा और क्या नहीं होगा यह देखना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। जतिन बोला, नहीं पापा, यह ठीक नहीं है। मैं विवाह में दहेज नहीं लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, फिर तुम भी कान खोल कर सुन लो, तुम्हारा स्वाति से विवाह भी नहीं होगा। हम इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। पापा भी अब आक्रोशित हो उठे थे। विवाह भी होगा और दहेज भी नहीं लिया जाएगा, यह तय है। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। जतिन एक एक शब्द पर जोर देकर बोला, देखो बरखुदार, कान खोलकर सुन लो, यह मेरा घर है। अगर यहाँ रहना है तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी। पापा बोले, अगर ऐसी बात है पापा, तो मैं यह घर छोड़ दूंगा। जतिन पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। मैं हक्का बक्का सी यह सारा तमाशा देखती रह गई। कहाँ तो मैं समझ रही थी कि जतिन की विवाह की समस्या सुलझ गई और कहाँ गुत्थी और भी उलझ गई थी। अगले दिन दोपहर में मम्मी से बात की तो वह नाराजगी जाहिर करते हुए बोली, देख नीलू, तू जतिन की तरफदारी मत कर। तेरे पापा शादी के लिए राजी हो गए, क्या यह कम बड़ी बात है? विवाह में हम थोड़ा बहुत दहेज ले लेंगे तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। हम कोई दुनिया के पहले माँ बाप तो नहीं हैं जो दहेज मांग रहे हैं। मम्मी, जतिन भी कोई पहला लड़का नहीं है जो इस कुप्रथा का विरोध कर रहा है। सभी पढ़े लिखे समझदार युवक अब दहेज के विरोध में आवाज़ उठाते हैं। मैंने माँ से कहा, हाँ हाँ, सारे समाज को बदलने का ठेका तो तुम ही लोगों ने ले रखा है ना। मम्मी बड़बड़ाती हुई रसोई में चली गई। मम्मी पापा और जतिन के बीच तनाव बढ़ता ही गया। जब जतिन हर तरह से उन्हें समझा कर थक गया और वे नहीं माने तो उसने अपने लिए किराए पर फ्लैट ले लिया। अपना सामान लेकर घर से जाते हुए उसने मम्मी पापा के पांव छुए। रोधे कंठ से वह बोला, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप लोगों से इस तरह अलग होना पड़ेगा। हमारे सिद्धांत बेशक अलग हैं, किंतु बस रहने दे। ये आदर्शवादी बातें अपने पास ही रख और याद रख, मेरी जायदाद में से तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। यह मकान भी मैं नीलू के नाम कर दूंगा। पापा क्रोध में चिल्लाए, आपकी जायदाद की मुझे कोई चाह नहीं है पापा। आप खुशी से सब कुछ दीदी के नाम कर दें। कहकर जतिन चला गया। उस समय मम्मी की आंखें अवश्य भर आई थीं। 10 दिन बाद जतिन और स्वाति का मंदिर में विवाह हो गया। विवाह से पूर्व स्वाति के माँ बाप ने जतिन को काफ़ी समझाया कि उन्हें दहेज देने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जतिन टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद बेटे और माँ बाप के बीच उन्होंने भी ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझा। विवाह से एक दिन पहले जतिन मम्मी पापा को बुलाने घर भी आया था, किंतु उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। हाँ, मुझे और मेरे पति राहुल के सम्मिलित होने पर उन्होंने कोई ऐतराज़ नहीं किया। 3-4 दिन तक जतिन के घर पर रहकर और स्वाति को उसकी गृहस्थी में एडजस्ट करवाकर मैं वापस मम्मी के घर लौट आई और राहुल वापस दिल्ली चले गए। मैं अब अपनी बीएड की पढ़ाई में व्यस्त रहने लगी थी। जतिन के विवाह को 4 महीने बीतने को आए थे। इस बीच न तो जतिन घर पर आया और न ही मम्मी पापा अपने बेटे बहू से मिलने गए। किंतु कुछ दिनों से मैं एक बात महसूस कर रही थी। मम्मी पापा बहुत खामोश और उदास रहने लगे थे। न तो उन्हें दहेज मिला था और न ही बेटे बहू का साथ। इस बुढ़ापे में अकेले रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। एक शाम पापा के मित्र सुरेश अंकल आए। बातों ही बातों में वह पापा से बोले, एक बात मुझे समझ नहीं आई, आपने जब जतिन और स्वाति को विवाह की इजाज़त दे दी थी तो फिर जतिन घर से अलग क्यों हुआ और क्यों उसने स्वयं मंदिर में शादी कर ली? अब तुम्हें क्या बताऊं, छोटी छोटी बातों में हमारे विचार मेल नहीं खा रहे थे, किंतु इसका मतलब यह तो नहीं कि घर से अलग हो जाओ और स्वयं शादी रचा डालो। पाल पोसकर क्या इसी दिन के लिए बड़ा किया था? दबी जबान में पापा बोले, यार अब जमाना बहुत बदल गया है। आज की युवा पीढ़ी इन सब बातों को कहाँ सोचती है। माँ बाप के प्रति उनका कुछ फर्ज है। ऐसी भावनाओं से कोसों दूर वे अपने स्वार्थ में लिप्त रहते हैं। अंकल के जाते ही मम्मी भड़क उठी। दोस्त के आगे बेटे को क्यों कोस रहे थे? अपनी बात भी तो उन्हें बताते कि मैं ही दहेज मांग रहा था। तुम्हारे पैसे के लालच के कारण ही जवान बेटे को घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरी क्या क्या इच्छाएं थी बेटे की शादी को लेकर, किंतु सब तुम्हारे लालच की आग में भस्म हो गई। मम्मी रोने लगी। पापा उनके आंसुओं की परवाह न करते हुए चिल्लाए, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं अकेला ही पैसे की इच्छा कर रहा था। क्या तुम इस काम में मेरा साथ नहीं थी?
आज बड़ी दूध की धुली बन रही हो। इतनी ही पाक साफ थी तो उस समय मुझसे क्यों नहीं कहा कि दहेज मत मांगो? नीलू, तू ही बता, क्या तेरी मम्मी दहेज लेना नहीं चाहती थी? पापा ने मुझे अपने पक्ष में करना चाहा, किंतु मम्मी भी पीछे रहने वाली कहाँ थी। वह भी बिना एक पल गंवाए बोली, नीलू, तू सच कहना, ज़्यादा इच्छा किसकी थी, तेरे पापा की थी या मेरी? ओह मम्मी पापा, आप दोनों चुप रहो। मैं खींच उठी। जो बीत गया उसकी लकीर पीटने से क्या फ़ायदा? बीता वक्त तो हाथ नहीं आ सकता। हाँ, आने वाला वक्त हमारे हाथ में है, उसे अवश्य संवार सकते हैं। बिगड़ी बात मनाने का एक सूत्र उनके हाथ में देकर मैं अपने कमरे से बाहर चली आई। अभी मुझे ढेरों काम करने थे। 2 दिन बाद मम्मी पापा और मुझे रमा मौसी की लड़की की शादी में जयपुर जाना था। जयपुर पहुंचने पर रमा मौसी से आराम से बैठकर बात करने का वक्त ही नहीं मिला। अगले दिन शादी थी और वह काम करने में व्यस्त थी। मुझे लगा व्यस्त होने के साथ साथ वह तनावग्रस्त भी थी। शाम के समय बड़े मामा जी से मौसा की परेशानी का कारण पूछा तो वह बोले, अरे तुम लोगों को नहीं पता रमा की परेशानी का कारण? लड़के वालों ने दहेज में कार मांगी है। अब तुम लोग तो जानते ही हो, रमा के पति सुरेश जी रिटायर हो चुके हैं। कार के लिए रुपयों का इंतजाम करना कितना कठिन काम था। लड़की की शादी क्या की कर्ज के नीचे दब गए। और जीजा जी, मामी जी बोली, मैंने तो रमा दीदी से कहा था कि ऐसे लालची लोगों से रिश्ता मत जोड़ो। अरे जिसने अपनी लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दिया, किंतु रमा दीदी नहीं मानी। उन्हें डर था कि कहीं अच्छा रिश्ता जल्दी न मिले। दरअसल लड़की वालों की कमजोरी की वजह से ही लड़के वाले ज़्यादा सिर चढ़ते हैं। मामा मामी की बातें सुनकर मम्मी पापा के चेहरे का रंग उड़ गया। मम्मी धीरे से हाँ हूँ करके रह गई। मैं मन ही मन उनकी मनोस्थिति का अंदाजा लगा रही थी। क्या बीत रही होगी उनके मन पर। थोड़ी देर पहले तक दोनों रमा मौसी को लेकर कितने चिंतित थे, किंतु अब उनकी परेशानी का कारण जानकर दोनों के मुंह पर ताला लग गया था। जयपुर से वापस लौटकर मम्मी पापा और भी व्यथित रहने लगे। मन ही मन दोनों प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे थे। अब हर दूसरे दिन मम्मी मुझसे पूछ बैठती, नीलू, जतिन के घर गई थी क्या? मेरे हाँ कहने पर उत्सुकता से बेटे बहू के बारे में पूछती। मैं जानना चाहती थी कि मम्मी पापा के मन में अभी क्या चल रहा है। दोनों अजीब सी कश्मकश में फंसे हुए थे। एक तरफ बेटे बहू की ममता तो दूसरी तरफ उनका अहम। एक दिन मैं कॉलेज से लौटी तो देखा मम्मी पापा चाय पी रहे थे। मैंने उन्हें बताया, आज मैं जतिन के घर गई थी। स्वाति को 2 दिन से बुखार है। अरे तो उसकी देखभाल कौन कर रहा होगा? वह तो पहले ही कमज़ोर है। मम्मी को चिंता होने लगी। पापा बोले, ऐसा करो, जतिन की माँ खाना बना लो, नीलू वहाँ दे आएगी। मैं कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, मम्मी सच कहिए, क्या आप दोनों का मन नहीं करता कि जतिन और स्वाति को देखने का? मन तो बहुत करता है। अक्सर रातों को नींद खुल जाती है। उस समय कितनी छटपटाहट होती है क्या बताऊं। तुम्हारे पापा से कुछ कहती हूँ तो उनकी आंखें पहले ही भर आती हैं। कहते हैं माँ बाप तो अपने घर को बसाते हैं और हमने बसे बसाए घर के टुकड़े कर दिए। आप चाहें तो मम्मी तो इन टुकड़ों को पुनः जोड़ सकती हैं, इस घर को फिर से बसा सकती हैं। मैंने कहा, जतिन कभी हमें याद करता है नीलू? पापा के चेहरे पर गहन पीड़ा के भाव उभर आए थे। आपको अपनी ममता पर भरोसा नहीं है मम्मी पापा? जब आप उसे नहीं भूलें तो वह आपको कैसे भूल सकता है? आप दोनों मेरा कहना मानिए, यह अत्यंत उपयुक्त अवसर है जतिन और स्वाति के पास जाने का। इस समय आपका बड़प्पन भी बना रहेगा और आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ठीक है जतिन की माँ, हम चलते हैं अपने बेटे बहू के पास। हम तीनों जतिन के घर पहुँचे। हमें यूँ अचानक आया देख जतिन और स्वाति हक्के बक्के रह गए। स्वाति ने तुरंत उठकर मम्मी पापा के पाँव छू लिए। स्नेह से दोनों के सिर पर हाथ फेरकर मम्मी बोली, हमें माफ़ कर दो बच्चों, हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। ऐसा मत कहिए मम्मी, क्षमा मांगने का अधिकार सिर्फ बच्चों का होता है। मम्मी पापा को देखकर जतिन का चेहरा खुशी से चमक उठा था। उसने आदर से उन्हें बैठाया। मैंने जल्दी से सबके लिए चाय बना ली। चाय पीते हुए पापा बोले, बच्चों पिछली बातें भूलकर क्या तुम दोनों अब अपने घर चलने के लिए तैयार हो? पापा, परिस्थितिवश मैं आपसे अलग भले ही रहने लगा, परंतु दूर कभी नहीं हुआ। आप जब कहेंगे हम आपके घर आ जाएंगे। मम्मी पापा के पछतावे के बारे में मैंने जतिन और स्वाति को पहले ही बता रखा था, इसलिए वे दोनों अपने को मानसिक रूप से इस सब के लिए तैयार कर चुके थे। फिर देर किस बात की है, आज ही तुम दोनों हमारे साथ चलो, सामान बाद में आता रहेगा। स्वाति बीमार है, वहाँ पर इसकी भली भांति देखभाल भी होती रहेगी और मुझे छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ेगी। आप लोग तो जानते ही हैं, मुझ पर छुट्टियों की हमेशा कमी रहती है। जतिन की इस बात पर स्वाति ने उसकी ओर
आंखें तरेर कर देखा, फिर हंस पड़ी। मैं सोच रही थी, जीवन में सुख और दुख धूप छांव के समान होते हैं। जहाँ दिलों में प्यार होता है वहाँ रिश्तों की डोर इतनी आसानी से नहीं टूटती। और फिर सब साथ में रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।